दोस्तों, क्या नील आर्मस्ट्रांग सच में मून पर लैंड करने वाले पहले इंसान थे? क्या अपोलो 11 लैंडिंग सच में पहली लैंडिंग थी, या ये सब कोल्ड वॉर के पीछे हो रही रेस का सच है? दोस्तों, मून लैंडिंग से जुड़ी कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। आज भी ऐसे कई से लोग हैं जिनका मानना है कि अपोलो मून लैंडिंग कोल्ड वॉर के रेस में जीतने का केवल एक जरिया था। आइए इस वीडियो में जानते हैं इन अपोलो लैंडिंग्स और इनसे जुड़ी थ्योरीज के बारे में। लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1, 0. All engine running. 1940s से लेकर 1990s तक के पीरियड को कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है, जो कि मेनली रसिया और यूएसए के बीच में था। दोनों कंट्रीज टेक्नोलॉजी और वेपन के मामले में एक दूसरे से आगे निकलने के रेस में लगे हुए थे। 12 अप्रैल 1961 इस दिन को रशियन कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद ही यूएसए भी अपने एस्ट्रोनॉट एलन सेफर्ड को लॉन्च करता है स्पेस में। लेकिन उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ये जानते थे कि अगर यूएसएसआर से आगे निकलना है तो कुछ बड़े कदम लेने होंगे, और अपने एक स्पीच में वो ये अनाउंस कर देते हैं अगले 10 सालों में यूएसए के एस्ट्रोनॉट को मून पर भेजकर और उन्हें सेफली वापस लाने को लेकर। I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. जिस वक्त उन्होंने ये अनाउंसमेंट की उस वक्त अमेरिका का स्पेस में सिर्फ 25 मिनट ही रहने का एक्सपीरियंस था। ऐसे में मून की लैंडिंग के बारे में सोचना ही पॉसिबल नहीं था, सेफली वापस आना तो दूर की बात है। सबसे बड़ा सवाल था कि मून पर लैंडिंग कैसे की जाए। उस वक्त के सबसे बड़े रॉकेट साइंटिस्ट वर्नर वॉन ब्राउन ने डायरेक्ट लैंडिंग करने के लिए सजेस्ट किया। वॉन ब्राउन ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में नाजी जर्मनी के लिए V2 मिसाइल को डेवलप किया था। बाद में उन्हें यूएस मिलिट्री के द्वारा रिक्रूट कर लिया गया था। वॉन ब्राउन के लैंडिंग प्लान का प्रॉब्लम ये था कि ऐसे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए एक बहुत बड़े रॉकेट की जरूरत पड़ती। इसके बाद जॉन होबल्ट ने सजेस्ट किया कि 2 स्पेसक्राफ्ट बनाए जाने चाहिए, जिनको अलग अलग लॉन्च करके अर्थ के ऑर्बिट में कनेक्ट कर दिया जाएगा। इनमें से एक पार्ट था कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल यानी कि CSM का। CSM में स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल, सप्लाईज और 3 एस्ट्रोनॉट के लिए लिविंग स्पेस अवेलेबल था। ये मॉड्यूल मून लैंडिंग फेज के वक्त मून को ऑर्बिट करने के लिए बनाया गया था। दूसरा पार्ट था लूनर एक्सकर्जन मॉड्यूल यानी LEM। इसको मून के सरफेस पर लैंडिंग करने के लिए बनाया गया था। इसमें 2 एस्ट्रोनॉट ही एकोमोडेट हो सकते थे। अगले 5 साल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट मर्क्यूरी और प्रोजेक्ट जर्मनी की मदद से एस्ट्रोनॉट स्पेस में रहना, सोना और काम करना सीखते हैं। अनफॉर्चुनेटली साल 1963 में प्रेसिडेंट कैनेडी का असैसिनेशन हो जाता है। 27 जनवरी 1967 अपोलो 1 स्पेसक्राफ्ट के क्रू मॉड्यूल में 3 एस्ट्रोनॉट्स कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट कर रहे थे। उन्हें मॉड्यूल के अंदर लॉक किया गया था। टेस्ट के दौरान कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिस पर एस्ट्रोनॉट ग्रिसम फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं कि थोड़ी देर बाद ही एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से क्रू मॉड्यूल में आग लग जाती है। क्योंकि क्रू मॉड्यूल में ऑक्सीजन भरी हुई थी तो ये आग तेजी से बढ़ती है और तीनों एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो जाती है इस एक्सीडेंट में। ध्यान रहे कि ये एक्सीडेंट किसी ऑर्बिट में नहीं हुआ था और ना ही मून पर, ये तो अर्थ पर ही हुआ था, और हेल्प इतने पास होने के बाद भी हादसा हो गया। ये बात इस मिशन के कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाती है। इस एक्सीडेंट ने नासा के पब्लिक इमेज को खराब कर दिया था। नासा के लिए ये जरूरी था कि उनका नेक्स्ट मिशन सक्सेसफुल हो। इसके लिए अपोलो 4, 5 और 6 मिशन को फर्दर टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया जाता है। ये मिशन अनमैन थे, यानी कि ह्यूमंस को इसमें नहीं भेजा गया था। अपोलो स्पेसक्राफ्ट को रीडिजाइन किया जाता है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स और स्पेस सूट्स को फायर प्रूफ बनाया जाता है और कमांड मॉड्यूल के अंदर के एनवायरनमेंट को 40% नाइट्रोजन और 60% ऑक्सीजन के मिक्सचर से फिल किया जाता है, जिसकी वजह से 1968 में अपोलो 7 बिल्कुल सक्सेसफुल मैन्ड मिशन साबित होता है और क्रू मॉड्यूल को अर्थ के ऑर्बिट में भी टेस्ट किया जाता है। अप्रैल 1968 अमेरिका की स्पाई एजेंसी CIA अपने एक रिपोर्ट में ये बताती है कि सोवियत यूनियन कॉस्मोनॉट्स को मून पर भेजने वाला है। अब यूएसए नहीं चाहता था कि यूएसएसआर उन्हें हरा दे इस स्पेस रेस में, इसलिए 8 महीने बाद ही अपोलो 8 मिशन को लॉन्च किया जाता है। इस मिशन को अर्थ के ऑर्बिट में टेस्टिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन पहली बार इसके मदद से मैन मिशन मून तक भेजा गया। ये पहली बार था जब कोई इंसान धरती से इतनी दूर जा रहा था। इसके लॉन्च के लिए नासा के अब तक के सबसे बड़े रॉकेट सैटर्न 5 को यूज किया गया था, जिसका हाइट 110 मीटर जितना था। ये उस वक्त के सभी रॉकेट से सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रॉकेट था। अपोलो 8 मिशन में एस्ट्रोनॉट के द्वारा मून के सरफेस को सर्वे किया गया
गया। डिटेल फोटो लिए गए थे इसके सरफेस के। ऐसा पहली बार था जब कोई इतने करीब से मून को देख रहा हो। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है अर्थ की ये पिक्चर जिसे मून के ऑर्बिट में लिया गया था। अब तक सिर्फ कमांड मॉड्यूल को ही टेस्ट किया गया था, लेकिन साल 1969 मार्च में लूनर मॉड्यूल को भी अर्थ के ऑर्बिट में टेस्ट किया जाता है। स्पेस में लूनर मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल डॉकिंग मैन्यूवर करते हैं। ये बहुत जरूरी था क्योंकि लूनर मॉड्यूल के पास कोई हीट शील्ड नहीं था और इसके हेल्प से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री पॉसिबल नहीं था। इसलिए मून सरफेस से वापस आने के बाद कमांड मॉड्यूल को डॉक करना जरूरी था। ठीक 2 महीने बाद मई 1969 में अपोलो 10 मिशन को लूनर मॉड्यूल के साथ मून के ऑर्बिट तक भेजा गया था टेस्ट करने के लिए। ये एक मैन मिशन था जिसमें लूनर मॉड्यूल मून के सरफेस से 14 किलोमीटर के हाइट तक गया और फिर वापस आ गया। अब लूनर मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल दोनों को टेस्ट कर लिया गया था और नासा रेडी था एक फाइनल मून लैंडिंग के लिए। एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन को सिलेक्ट किया गया था इस मिशन के लिए। 16 जुलाई 1969 लाखों लोगों की भीड़ जमा होती है इस हिस्टोरिकल लॉन्च को देखने के लिए। 20 जुलाई को ये 3 एस्ट्रोनॉट्स मून के ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। कमांड मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल को अनडॉक किया जाता है लैंडिंग के लिए। कमांड मॉड्यूल को माइकल कॉलिंस के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था और नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल के स्पीड को कम करते हुए मून के सरफेस के करीब जाते हैं। कुछ देर बाद लूनर मॉड्यूल के गाइडेंस कंप्यूटर में एक मास्टर अलार्म बजना स्टार्ट हो गया। इसके डिस्प्ले पर 1202 का एरर कोड शो हो रहा था। इसका मतलब था कि गाइडेंस कंप्यूटर ओवरलोड हो रहा था और इतने सारे टास्क को ये हैंडल नहीं कर पा रहा था। इस वजह से नील आर्मस्ट्रांग खुद ही इस लूनर मॉड्यूल को कंट्रोल करने का डिसाइड करते हैं और कुछ मिनट्स के बाद यूएसए टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर के 12:50 पर एक सक्सेसफुल लैंडिंग होती है लूनर मॉड्यूल की और नील आर्मस्ट्रांग ये मैसेज रिले करते हैं। Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. नील आर्मस्ट्रांग मून के सरफेस पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन जाते हैं और बज एल्ड्रिन भी इनके साथ होते हैं। वहाँ पर बने हुए इनके फुटप्रिंट हमेशा के लिए वहाँ पर रहेंगे। माइकल कॉलिंस जो कि कमांड मॉड्यूल को कंट्रोल कर रहे थे, उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि वो मून के सरफेस पर नहीं जा सके। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा डर ये था कि अगर लूनर मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आती है और आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन वापस नहीं आ पाते हैं तो उन्हें अकेले ही वापस आना होगा। 21 जुलाई को ये मून के ऑर्बिट से बाहर आते हैं और क्रू मॉड्यूल से डॉक करने के बाद 24 जुलाई को सेफली अर्थ पर वापस आ जाते हैं। यूएसए में इनका हीरो की तरह स्वागत किया जाता है और इन एस्ट्रोनॉट का नाम हमेशा के लिए हिस्ट्री के पेजेस में रजिस्टर हो जाता है। पूरे दुनिया के न्यूज़पेपर में ये न्यूज आ गई थी। अमेरिका इस स्पेस रेस को जीत चुका था। इसके बाद भी कई मिशंस लॉन्च किए जाते हैं, जैसे कि अपोलो 12 को लॉन्च किया जाता है एक पिन पॉइंट लैंडिंग साइट पर लैंड करने के लिए, जो कि सक्सेसफुल भी होता है और अपोलो 17 के बाद इन मिशंस को बंद कर दिया जाता है क्योंकि ये मिशन बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। लोग भी अब इसको क्रिटिसाइज करने लग गए थे। स्पेशली वियतनाम वॉर के बाद लोगों की तरफ से काफी प्रेशर आया अमेरिकन गवर्नमेंट पर ऐसे प्रोग्राम्स को डिसकंटिन्यू करने के लिए। इसके बाद से काफी सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई गई मून लैंडिंग्स को लेकर। कई लोगों को तो यकीन ही नहीं होता है कि ह्यूमंस कभी मून पर गए थे। वो तरह तरह के एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कुछ कहते हैं कि जो झंडा बज और आर्मस्ट्रांग मून के सरफेस पर लगा रहे हैं वो वेव कैसे कर रहा है। वहाँ तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये एक स्पेशली डिजाइन झंडा था। इसके ऊपर के हिस्से में भी एक हॉरिजॉन्टल रॉड दी गई थी ताकि ये झंडा स्ट्रेट रहे वहाँ पर। ये सिर्फ तभी वेव कर रहा था जब इसे लगाते वक्त हिलाया जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लैग के अंदर एल्यूमिनियम वायर लगे हुए थे और ये स्प्रिंग की तरह वेव कर रहा था। कुछ का कहना था कि मून लैंडिंग्स के पिक्चर्स में स्टार्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तो इसका सिंपल सा रीजन ये था कि मून लैंडिंग दिन के टाइम में हुई थी। मून का सरफेस रिफ्लेक्टिव होने के कारण ये स्टार्स कैमरे में ठीक से कैप्चर नहीं हुए। फिर आर्मस्ट्रांग के लूनर मॉड्यूल से उतरने वाले इस वीडियो पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि ये वीडियो किसने लिया। लूनर मॉड्यूल के मल्टीपल प्लेसेस पर कैमरे लगे हुए थे। इनके द्वारा ही इस वीडियो को कैप्चर किया गया था। ये मिशन एक्चुअली में काफी एक्सपेंसिव था, लेकिन इसके काफी सारे फायदे भी हुए। एग्जाम्पल के लिए नासा के गाइडेंस कंप्यूटर के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स की जरूरत थी। इतने हाई डिमांड्स की वजह से इन सर्किट का प्रोडक्शन बढ़ा और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की वजह से इनका कॉस्ट काफी कम हो गया। और यही कारण है कि आज हम अपने स्मार्टफोन्स में इतने फास्ट इंटीग्रेटेड सर्किट्स का नॉर्मली यूज कर पाते हैं। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी में भी काफी एडवांसमेंट्स हुए। लगभग 50 साल बाद नासा अपने आर्टेमिस मिशन के थ्रू दोबारा
ह्यूमंस को मून पर भेजने की तैयारी में है। इनका मिशन है दुनिया की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट को मून पर पहुंचाना और सेफली वापस लाना। अपोलो मिशन अपने टाइम के सबसे बड़े साइंटिफिक अचीवमेंट्स थे। ये हमें याद दिलाते हैं कि ह्यूमंस के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। जिस मून की बात सिर्फ स्टोरीज में हुआ करती थी, वहाँ पर एक्चुअली जाकर दिखाया ह्यूमंस ने। ये सभी ह्यूमंस के लिए एक अचीवमेंट है। स्पेस से वो बाउंड्रीज नजर नहीं आती हैं जो हमने खुद बनाया है, ना लैंड बाउंड्रीज और ना ही कास्ट, रेस और रिलीजन की बाउंड्रीज। सिर्फ एक अर्थ है और यही हमारा खूबसूरत घर है। वी होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।